पीएम मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना और ओडिशा में करेंगे चुनावी रैलियां, भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। बस में आग लगने से जल गए थे ईवीएम। 4 केंद्रों पर फिर से हो रहा मतदान। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। 3 निर्दलीय विधायक ने छोड़ा बीजेपी का साथ। कन्नौज कानपुर में राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा आज। 12 बजे कन्नौज तो 2:30 बजे कानपुर में होगी जनसभा। अक्षय तृतीया पर खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए दर्शन। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना और ओडिशा में करेंगे चुनावी रैलियां। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आज। तेलंगाना और ओडिशा में प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी रैलियां। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के दौरे पर हैं। तेलंगाना और ओडिशा में प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी आज रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना और ओडिशा में प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी रैलियां। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियां हुई तेज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के आने वाले चरणों को लेकर के तैयारियां जो है बीजेपी की ओर से तेज कर दी गई हैं, जहां पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व दौरे पर नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बता दूं कि 3 चरण के जो मतदान है वो समाप्त हो चुके हैं और सोमवार को चौथे चरण का मतदान होना है। और इसी कड़ी में जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो है सबसे पहले महाराष्ट्र में 11:30 बजे के आसपास जो महाराष्ट्र में एक छोटी सी रैली करने वाले हैं। और उसके बाद 3:15 बजे या 3:30 बजे के आसपास वो तेलंगाना पहुंचेंगे और शाम को 5:30 बजे हैदराबाद में भी एक जनसभा करेंगे। और रात को लगभग 8:30 बजे वो भुवनेश्वर में एक बड़ी रैली का आयोजित की जा रही है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और सीधे तौर पर विपक्ष पर, इंडिया गठबंधन पर कहीं ना कहीं हमला करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश, देखा जाए तो तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री थे और लगातार तेलंगाना का दौरा जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना पहुंच चुके हैं। तो आखिर तेलंगाना में इतने दौरे करना, क्या वहां पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि तेलंगाना पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कब्जा भी नहीं है? देखिए, विशेष तौर पर मैं बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का विशेष रूप से उन राज्यों को फोकस करता हुआ नजर आ रहा है जिन राज्यों में बीजेपी की जरूर सीटें या ये कहें बढ़त कमजोर रहती है। वहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कई रैलियां कर रहे हैं और उसके अलावा कई ऐसे बड़े तमाम नेता है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, वो रैलियों उन राज्यों में विशेष रूप से जो है बीजेपी फोकस कर रही है और लगातार जनता को संबोधित करने के लिए प्रेरित करिए। और मैं आपको बता दूं कि जब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, उससे पहले 96 सीटों को लेकर ये मतदान होना है। उन सीटों पे जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार जनसभाएं की जा रही है और जनता से वोट करने की अपील की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक में इस बार बीजेपी को बढ़ोतरी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के दौरे पर है। तेलंगाना और उड़ीसा में चुनावी रैलियां संबोधित करते हुए नजर आएंगे। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी सबकी नजर। केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी सबकी नजर। केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या जो केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई की जानी है, उस पर आज फैसला आएगा? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष रूप से आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई करेगा, फैसला करेगा। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जब पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, तो लगातार हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ईडी पर सख्त था और लगातार ईडी से कई दस्तावेज भी मंगाए गए। और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि 7 मई वो दिन है जिस दिन 4 बार जो है इस महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार बैठक हुई। और इसमें जो है विशेष रूप से ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसको क्यों ना दिया जाए। और अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी ने विशेष रूप से कोर्ट ने जो है कई दस्तावेज मांगे, कई बातें कही। और सबसे ज्यादा अहम कड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो नरम नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। लेकिन ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है। ईडी का कहना है कि अगर चुनाव है, चुनावी मौसम है और इस तरीके से किसी नेता ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और आप इस तरीके से जमानत देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था बन जाएगी। इस तरीके की एक नियम प्रणाली चालू हो जाएगी कि कोई भी इस तरीके से करेगा और चुनावी मौसम होगा वो जमानत की याचिका लगाएगा। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ईडी इस बात का विरोध कर रही है कि अगर जमानत पर केजरीवाल बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके दायित्व है, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल वो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी हैं, तो उसको लेकर के वो अपने जो कार्य है वो दोबारा से कर लेते हैं, करना शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ईडी के द्वारा, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर के ईडी विरोध कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ विशेष हिदायत देने के बाद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसा ही होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो वकील है या ये कहे ईडी के पक्ष रखने वाले राजू है, उनसे सीधे तौर पर पूछा था कि अरविंद केजरीवाल कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और अगर चुनाव है और चुनावी मौसम में वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक है और प्रचार करने के लिए रियायत मांगते हैं और अगर उनको ये रियायत दे दी जाए तो उसमें समस्या क्या है। लेकिन ईडी का कहना है कि अगर चुनावी मौसम है, चुनाव हर 5 साल में आते हैं और इस तरीके से अगर चुनावी मौसम में किसी नेता को या ये सीधे तौर पर कहें कि किसी बड़े दिग्गज नेता को गिरफ्तार किया जाएगा और वो इस तरीके से चुनावी मौसम में प्रचार करने के लिए रियायत मांगेगा, तो ये व्यवस्था जो है चलती चली जाएगी और बार बार जो है इस तरीके की प्रणाली शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि हम अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, आप वो दस्तावेज लाइए जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, और दोनों की फाइलों को पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था। उसके बाद पुनः सुनवाई हुई थी और लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो ईडी से इस बात की कड़ी जांच कर रहा है। और आज भी ईडी को साफ तौर पर यह आदेश दिया गया था कि वो दस्तावेज जो लेकर पहुंचे और जो भी सवाल अदालत करेगी उसका जवाब आपको सबूतों के साथ जल्द से जल्द पेश करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, और देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके पक्ष में फैसला आता है, क्या केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
तो केजरीवाल के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अंतरिम जमानत पर आज फैसला आ सकता है और सुनवाई के बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई है। और यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बैतूल से बता दें, जहां पर 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। रजापुर, डूडर रैयत, कुट्टर रैयत, चिखलीमाल में होगी वोटिंग। बस में आग लगने से जल गए थे ईवीएम। 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। खबर हम आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा से वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि बस में आग लगने के कारण सारे ईवीएम जल गए थे, जिसके बाद आज पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। तो बैतूल से खबर, जहां पर 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान करवाया जा रहा है। मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। ये विगत 7 तारीख को हमारे यहाँ पे मतदान हुआ था, जिसमें मतदान दल की वापसी में जो है बस में अचानक आकस्मिक कारण से जो है आग लग गई थी। उसमें हमारे 4 मतदान केंद्रों में जो है मशीनें जल गई थी। वहीं पर दोबारा मतदान हो रहा है। सर, किस तरह का मॉकड्रिल यहाँ हुआ और कब से मतदान यहाँ पर शुरू होगा, कब तक चलेगा? आज जो है 10 तारीख को हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से हमारे यहाँ मुँह खोल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अभी 7 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक जो है मतदान के पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित पवार जुड़े हुए हैं। अमित, 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान कराया जा रहा है। जानकारी है कि बस में ईवीएम सारे जल गए थे, जिस कारण वहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, 7 तारीख को जो है तीसरे चरण में बैतूल जिले की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन जो है मुल्ताई क्षेत्र की जो कुछ विधानसभा की जो ईवीएम मशीन है वो बस के माध्यम से लाई जा रही थी। उसी दौरान बीच रास्ते में आगजनी की घटना हो गई थी, जिसमें 4 ईवीएम मशीन, जिसके बाद निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दी गई थी। फिर निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान करने की यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत आज 4 मतदान केंद्रों पर पुनः यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था है निकलते उन्हें उचित। अमित, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। हेलो हेलो जी अमित, आपकी आवाज आ रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से दोबारा से मतदान कराया जा रहा है, क्या इस दौरान जो मतदाता है उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हेलो जी अमित, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। देखिए, आगजनी की घटना के बाद आज दोबारा यहाँ पर मतदान केंद्र, यहाँ पर जो 4 मतदान केंद्र है उन पर यहाँ पर पुनः मतदाता पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुचारू मतदाताओं को अव्यवस्था न हो, इसके लिए यहाँ पर जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको चंडीगढ़ से बताएंगे, जहां पर हरियाणा सरकार को लेकर उठापटक हुई तेज। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। 3 निर्दलीय विधायक ने छोड़ा बीजेपी का साथ। हरियाणा सरकार को लेकर उठापटक हुई तेज। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत बताया। 3 निर्दलीय विधायक ने छोड़ा बीजेपी का साथ।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कुछ इस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। इससे हरियाणा की मौजूदा भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। और ऐसे को लेकर के हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन लेकर के कांग्रेस को दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी अल्पमत में आ गई है, तो क्या इसको लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, तो क्या कांग्रेस सरकार बना सकती है? अमित का सबसे बड़ी बात है, इतना जरूर है कि सरकार अल्पमत में कही जा रही है, बताई जा रही है, परंतु इसकी 2 पहलू है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोहतक के अंदर और हुड्डा को 3 विधायक जो है वो अपने समर्थन देते हैं, निर्दलीय समर्थन देते हैं कि हम सरकार से हटते हैं और कांग्रेस को समर्थन देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए, उनका कहना है कि हमारे पास अभी किसी भी विधायक की कोई भी इस तरह का लेटर नहीं आया कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 पहलू नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो मीडिया में ट्रायल चल रहा है सरकार को लेकर, उसके अंदर भी कई तरह की, अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो सरकार के पास कोई संकट नहीं, क्योंकि 13 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और वो विधानसभा के अंदर जो है फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हुई थी और अगले 6 महीने तक रूल के नियम कह लीजिए इस तरह का होता है कि शायद अगले 6 महीने तक कोई भी दोबारा से फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर सकता। परंतु उसके बावजूद भी अगर कोई फ्लोर टेस्ट की बात करता है तो सारी बात जो राज्यपाल पालने में जाते हैं, राज्यपाल जो चाहे वो कर सकता है। शिकायतें गई है, पत्र गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी गया है, बीजेपी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि सरकार अल्पमत में है और उसको औपचारिक रूप से नायब सैनिक को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार भंग कर देनी चाहिए। परंतु कल जो घटनाक्रम होता है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जेजेपी के 3 विधायक मिलते हैं, समर्थन की बात करते हैं सरकार को, कहीं ना कहीं हाँ अफवाहें हैं, बातें हैं, सच भी है कुछ। ये कह लीजिए कि अभी तक कुल मिलाकर सरकार अल्पमत में नहीं है। हाँ, मीडिया ट्रायल चल रहा है सरकार को लेकर। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि जो विधायकों ने जो इस्तीफा है या फिर जो अपना समर्थन वापस लेकर के कांग्रेस को समर्थन देने की बात है, वो अभी तक बात सामने नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं जो अल्पमत वाली बात है इसको लेकर एक संशय बरकरार है अभी। जी बिल्कुल, देखिए एक कांग्रेस के लीडर को, जो अपोजिशनल लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको 3 जो विधायक वो इस्तीफा देते, क्या समर्थन की लिखित चिट्ठी देते हैं, परंतु विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देते जी। सबसे बड़ी बात है। और विधानसभा अध्यक्ष को देने का मतलब कि सरकार, विधानसभा अध्यक्ष जो कल बयान आता कहते हैं जी अब तक बीजेपी को समर्थन प्राप्त है उनका, उन्होंने कोई किसी तरह की हमसे कोई लिखित नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुमत है और अगर दोबारा टेस्ट होता है तो खुद नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि हमारी सरकार बिल्कुल बहुमत में है, जब चाहे टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चाहे विपक्ष, लोकसभा के चुनाव चल रहे, विपक्ष का अफवाहें उड़ाने में है, बातें करने में है, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो शायद बहुमत से भी अधिक संख्या में जो है संख्या बल में विधायक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है और उनके पास फिलहाल बहुमत भी है देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि हरियाणा सरकार को लेकर के उठापटक तेज होती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस की ओर से कहना है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है, तो वही बीजेपी की ओर से कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चाहे टेस्ट करा सकते हैं और बीजेपी के पास अभी भी बहुमत है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको सबसे पहले कन्नौज से बता दें, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली आज सुबह 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे तक कानपुर पहुंचेंगे। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल अखिलेश। खबर कन्नौज से, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली आज 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश।
दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। खबर कन्नौज से बता रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली आज 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कन्नौज में गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा रैली करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। कन्नौज पहुंचेंगे आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और एक साझा रैली करते हुए नजर आएंगे। 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। तो वहीं दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। दोपहर 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। सुबह 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। तो वहीं 1:15 पर कानपुर के लिए हो जाएंगे रवाना। कन्नौज में आज गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, साझा रैली करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर मौजूद नजर आएंगे दोनों नेता। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। तो कन्नौज में साझा रैली करने पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोनों नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे, जहां पर जनसभा और रैली की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा रैली करते हुए आज कन्नौज में नजर आएंगे और उसके बाद उनके कानपुर जाने की बात भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कन्नौज और कानपुर में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए गठबंधन की ये जो संयुक्त रैली है, इसको करके ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बता दूं, लोकसभा के 3 चरण जो है संपन्न हो चुके हैं, चौथे चरण का मतदान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 543 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें विशेष रूप से बता दूं, उनके लिए जीत हार जो है बड़ी अहमियत रखती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की अमेठी की सीट हो, चाहे कन्नौज की सीट हो, क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी जो है उनके समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद होंगे। और लगातार सीधे तौर पर मैं बता दूं तो बीजेपी पर हमला किया जा रहा है और बीजेपी की जो है कटाक्ष किया जा रहा है। राहुल गांधी भी कई ऐसे प्रहार जो है सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं और जनता से सीधे तौर पर अपील वोट करने की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जब से कन्नौज से अखिलेश यादव प्रत्याशी बने हैं, उसके बाद से ही लगातार वो कन्नौज में देखे जाते हैं, जनसभा और रैली करते हुए देखे जाते हैं। और जिस तरीके से कन्नौज पे समाजवादी पार्टी की एक पकड़ रही है हमेशा से, मुलायम सिंह यादव के समय से ही, और उसके बाद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार करने, तो क्या इसका भी खासा असर देखने को मिलेगा? क्या इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन कई ऐसे विशेष रूप से मैं बता दूं सीटें हैं जिसको स्वतंत्र लड़ने की बात कही गई थी और उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। लेकिन आज खुद अखिलेश यादव के लिए जो है समर्थन में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं कि अपील करने के साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो है विशेष रूप से एकजुट है और साथ मिलकर जो है चुनाव लड़कर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कन्नौज से जीत हार जो है बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ वहां पर अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख भी है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार कन्नौज और कानपुर को साधने का प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको लेकर के लगातार रैली करती हुई भी नजर आ रही है और बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा कायम करना चाहती है, जिसको लेकर के कड़ी टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच ही देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होने वाली है
और इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वहीं कानपुर भी पहुंचेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और कानपुर में भी एक जनसभा करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से एक ही मंच पर आज दो बड़े नेता देखे जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों की ही ओर से बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर आएंगे और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष करने की बात भी सामने आ रही है। खबर उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। तो अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु मौजूद। खबर उत्तरकाशी से जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु उपस्थित। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं, जहां पर जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। तो वहीं केदारनाथ धाम के आज पहले दिन कपाट खोले गए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किया। 0 डिग्री के बावजूद वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है जहां पर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और पहले ही दिन भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूजन अर्चन करने पहुंचे। तो वहीं बता दें कि 0 डिग्री होने के बावजूद गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। लगातार जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुई थी चारधाम यात्रा को लेकर के, तब से ही रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। तो वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी कम पड़ गए और इस बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार के तरीके इस बार भी चारधाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और रजिस्ट्रेशन भी श्रद्धालु करा रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है, जहां पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। वहीं जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत की बात सामने आई थी और तारीख तय हुई थी कि 10 मई से चारधाम यात्रा के कपाट जो हैं वो खोल दिए जाएंगे, दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे, तब से ही प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा तैयारियां देखने को मिली। प्रशासन की ओर से काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए गए जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो वहीं मंदिर समिति की ओर से भी केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही सभी तैयारियां की गई। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, आज चारधाम यात्रा का पहला दिन है और पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने भी पूजन अर्चन किया। तो वहीं आज भी रिकॉर्ड संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहले दिन उनके पहुंचकर दर्शन पूजन करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिन लाखों श्रद्धालुओं का जो इंतजार था, यानी कि 10 मई को कपाट खोले जाने का, तो उसको लेकर वो इंतजार उनका अब खत्म हो चुका है और 7 बजे सुबह के वक्त जो है बाबा केदार के धाम के कपाट खोल दिए जा चुके हैं पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ। इसी के साथ हम देखें तो 4 धामों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में उस जो पावन पल था जिसमें कि बाबा केदार के कपाट खोले गए, वहां उसमें हजारों श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और जिसके चलते उन्होंने जय घोष के नारों से बाबा केदार के कपाट खुलने का शुभारंभ करवाया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी पत्नी गीता धामी भी वहां इस शुभ अवसर पर वहां मौजूद रही। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी 4 धाम की शुरुआत के चलते जो है शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां उनकी ओर से प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जो है अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि इस बार हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसमें जो है बिल्कुल जो रिकॉर्ड टूटने की आपने बात कही है वो बिल्कुल रिकॉर्ड इस समय टूटने की संभावना पूरी है, क्योंकि हम देखें तो अभी कपाट आज खुले हैं लेकिन इससे पूर्व ही 22 लाख से ज्यादा
श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु जो है आने वाले हैं। ऐसे में हम देखें तो 25 मई तक के लिए वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है, इसी के चलते कि संख्या बहुत ज्यादा होने के चलते जो है 25 मई तक शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहेगी। इसी के चलते जो है वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई है, रहने खाने ठहरने की और सुविधा पूर्वक दर्शन की। इसके साथ ही वहां पर देखें तो टोकन व्यवस्था भी इस बार की गई है, जिससे कि श्रद्धालु अनावश्यक कतारों में ना लगकर अपना समय व्यर्थ ना करें और हम कहें तो बिल्कुल आसानी तौर पर वो दर्शन कर सकें और टोकन के माध्यम से अपने समय पर ही वह दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और देखें तो शुभम, फिलहाल वहीं देखा जाए तो केदारनाथ धाम और अन्य 4 धामों के कपाट खुलने से पहले ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी, जहां पर मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया था। और फिलहाल की बात की जाए तो आज कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और इसके साथ ही बारिश भी देखने को मिलेगी। और इसमें हम देखें तो लगातार जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी बारिश भी देखने को मिल रही है। और क्योंकि हम बात करें तो चारों धामों की, चारों धाम जो है काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर चारों धाम स्थापित हैं। ऐसे में वहां पर बिल्कुल तापमान की बात करें तो तापमान काफी नीचे का वहां पे पाया जाता है अक्सर। और लेकिन फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल वहां पर मौसम जो है फिलहाल साफ देखने को मिला है केदार घाटी में। तो ऐसे में हम देखें तो फिलहाल मौसम अभी साथ दे रहा है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मौसम कुछ बिगड़ने के आसार बन सकते हैं। थोड़ी बारिश और बर्फबारी की भी हो सकती है, बिल्कुल। और ऐसे जिस संभावना तरीके से देखा जताई जाए जा तो रही है। ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहां पर मौसम बिगड़ने की संभावना जो है वो भी ज्यादा रहती है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि आज चारों धामों के कपाट खुलने का पहला दिन है। जोरदार तरीके से 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई और पहले दिन केदारनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, तो वहीं 0 डिग्री होने के बावजूद गौरीकुंड में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, 4 धाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा तो कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का ये प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में लगातार एक नया स्वरूप ले रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर 1, 2, 3 चरणों में यहाँ पर काम हुए हैं। बहुत सारे निर्माण के कार्य हैं, तीर्थ पुरोहितों के लिए यहाँ पर आवास की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मियों का है, यहाँ पर आस्था पथ से लेकर अनेक ध्यान केंद्र, गुफा केंद्र, शंकराचार्य जी की समाधि, अनेक कार्य यहाँ पर हुए हैं। आगे भी यहाँ पर रोपवे की जो शिलान्यास हो चुके हैं, रोपवे का काम भी जल्दी ही पूरा होगा और रोपवे के काम पूरा हो जाने के कारण से यहाँ पर जो यात्रा हमारी बहुत कठिन होती है वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। जो कई घंटे लगते हैं, जिसमें कई दिन भी लग जाते हैं, लोग रुक रुक के आते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर रोपवे लगाया, रोपवे का शिलान्यास किया है। जल्दी रोपवे बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए
उनका धन्यवाद करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, विकसित भारत का जो आपका संकल्प हो संकल्प पूरा हो। आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो और लंबे समय तक आपका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे, देश को प्राप्त होता रहे। व्यापारियों ने विरोध किया है। नहीं, अभी सब लोग हमारे आपस के लोग हैं, हम लोग सब लोग आपस में बात करेंगे और यात्रा हो रही है, सबको इसमें सहयोग करना है। मैं सबसे आह्वान करता हूं सब लोग यात्रा में सहयोग करें। धन्यवाद। प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चार धाम वासी करते हैं। तो सीएम धामी ने पहले दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु भी उपस्थित हैं। तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और साथ ही वीवीआईपी से 25 मई तक चारधाम यात्रा में न आने की अपील की गई है। भारी संख्या में रजिस्ट्रेशंस और भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी से अपील की गई है, मंदिर समिति की ओर से अपील की गई है कि 25 मई तक कोई भी वीवीआईपी दर्शन पूजन करने के लिए न आए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रायबरेली से बता दें, जहां पर प्रियंका के दौरे का आज 5वां दिन। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक, चुनाव को लेकर के तैयार करेंगी मेगा प्लान। सुबह 10 बजे अमेठी संसद के लिए होंगी रवाना, अमेठी संसदीय के लिए हो जाएंगी रवाना। सुबह 10 बजे अमेठी संसदीय के लिए होंगी रवाना। किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में करेंगी प्रचार प्रसार। किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में करेंगी प्रचार प्रसार। सुबह 11 बजे से सलोन में प्रियंका की होगी मीटिंग। आज 8 बैठकें और 1 स्वागत समारोह कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। खबर रायबरेली से, जहां पर प्रियंका के दौरे का आज 5वां दिन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आज प्रियंका गांधी के दौरे का 5वां दिन है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज वो रायबरेली में जो कार्यक्रम है उसके बाद वो अमेठी भी पहुंचेंगी और वहां पर भी वो प्रचार प्रसार करेंगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? रायबरेली दौरा जो है 5वां दिन है। लगातार वो अपने बूथ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि वो जो है नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कैसे लोग कांग्रेस के प्रति मतदान कर सके, राहुल गांधी को के लिए मतदान कर सके, उनको लेकर के जो है वोट मांगने का कार्य कर रही हैं। वही देखा जाए तो अपने दौरे के 3रे दिन सबसे पहले प्रियंका गांधी ने बचाव विधानसभा में दौरा किया, जिसके दूसरे फिर उसके बाद जो है सदर विधानसभा में उन्होंने दौरा किया। और आज की अगर बात करें 5वां दिन आज है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली दौरा करेंगी, जिसके लेकर के सलवन विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जो कि संसदीय क्षेत्र अमेठी लगता है और जिला रायबरेली है। हालांकि इस रायबरेली जिला होने के नाते प्रियंका गांधी रायबरेली गोयमऊ गेस्ट हाउस से निकल करके अमेठी संसदीय क्षेत्र सलवन पहुंचेंगी, जहां पे सबसे पहले वो सूची जाएंगी। वहां पर वो एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद देर शाम परैया नमकसार होते हुए गांधीनगर चौराहा से वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार वो नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और लोगों को जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने को लेकर के लोगों से अपील भी कर रही हैं। साथ ही देखा जाए तो सरकार पर जम करके लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं रायबरेली में प्रियंका गांधी जी। बिल्कुल। और वहीं केशवानंद, देखा जाए तो रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में लगातार प्रियंका ग्राउंड पर दिख रही हैं। हर दिन उनके कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रियंका शामिल होती हैं और साथ ही बीजेपी पर भी काफी हमलावर होती दिखती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचार प्रसार करती दिख रही हैं प्रियंका, तो इसका जो असर है वो कांग्रेस के वोट शेयर में क्या बढ़त जो है वो मिलेगी? और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है रायबरेली सीट पर, इस बार भी कब्जा जो है वो कायम रहेगा?
बिल्कुल देखिए, रायबरेली हमेशा से देखा जाए तो गांधी परिवार का गढ़ रहा है। जी। यहाँ पे अभी आजादी के बाद से हमेशा यहाँ पे जो कांग्रेस का प्रत्याशी हुआ है वो विजयी हुआ है। वो चाहे खुद पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की बात की जाए, शीला कौर की बात की जाए, या फिर कैप्टन सतीश शर्मा की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए, तो वर्तमान में सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा चली गई थी, जिसके बाद उनकी जो विरासत है उसको संभालने के लिए राहुल गांधी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि काफी जो लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो काफी कम समय बचा हुआ है। रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार का जो समय है वो काफी कम बचा हुआ है। वहीं नामांकन का जब आखिरी दिन था तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई थी, और उसी दिन गांधी परिवार ने रायबरेली में आकर के राहुल गांधी का जो है नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में करवाया था। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने स्वयं कहा था कि हम 6 तारीख से रायबरेली में ही रहेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। जिसके बाद देखा गया कि प्रियंका गांधी 6 तारीख को रायबरेली आ गई हैं, और उनका जो दौरा है वो हफ्ते भर का दौरा है। लगातार वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं और लोगों को जो कांग्रेस सरकार के समय जब जो उपलब्धियां उनको गिनाने का काम कर रही हैं, और लगातार राहुल गांधी को यहाँ से विजयी बनाया जाए बिल्कुल। उसको लेकर के मतदाताओं से अपील भी कर रही है कि इस बार रायबरेली से फिर एक बार सांसद जो है वो राहुल गांधी बने, क्योंकि राहुल गांधी इस बार पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से ने उनको हरा दिया था, जिसके जी। बाद वो वायनाड चले गए थे। लेकिन इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में वोटों का असर जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन और रायबरेली देखा जाए तो क्योंकि जिस गांधी तरीके से परिवार से हमेशा केशवानंद गढ़ है। लगातार राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी, तो इसका जो कहीं ना कहीं फायदा है वो भी रायबरेली में राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 10 बजे अमेठी संसदीय के लिए भी रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी, और कई तरह के कार्यक्रमों का आज भी आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको चंदौली से बताएंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगे महेंद्र नाथ पांडे। नामांकन में कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी जिला मुख्यालय पर भव्य जनसभा की जाएगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंकज सिंह मौजूद रहेंगे। अनिल राजभर और गिरीश यादव भी इस दौरान शामिल होंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। चंदौली से खबर है, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज नामांकन करेंगे, और नामांकन के दौरान कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार बीजेपी जिला न्यायालय पर भव्य जनसभा की जाएगी, और इस दौरान भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंकज सिंह, अनिल राजभर और गिरीश यादव शामिल होंगे। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे महेंद्र नाथ पांडे, और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज नामांकन करेंगे, और इस दौरान नामांकन के दौरान उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नामांकन सभा की भी बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदौली से संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे के नामांकन दाखिल करने की बात सामने आ रही है, और जानकारी ये भी है कि इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी? यहाँ चंदौली संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का आज नामांकन है, और यह नामांकन एक तरह से चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन
भी कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से आज इस नामांकन को भव्यता देने के लिए लगी हुई है। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं, वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह और केंद्रीय राज्य कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एवं गिरीश यादव सहित कई प्रदेश के मंत्री एवं राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और श्रीमती साधना सिंह जी से लगी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चंदौली से खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता उपस्थित नजर आएंगे। खबर कन्नौज से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का मिला शव, अमरूद के पेड़ पर शर्ट के फंदे से लटका मिला शव। ग्रामीणों ने खेत में लटक रहे शव की दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मृतक रामविलास यादव मंगलीपुरवा गांव निवासी हैं और उनका शव खेत में पेड़ से बंधा मिला और आत्महत्या करने की सूचना जो है वो आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला है। अमरूद के पेड़ पर शर्ट के फंदे से लटकता मिला शव। ग्रामीणों ने खेत में लटक रहे शव की दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। अमरूद के पेड़ पर शर्ट के फंदे से लटका मिला शव। ग्रामीणों ने खेत में लटक रहे शव की दी सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का मिला शव। खबर कौशाम्बी से, जहां पर स्कूल में बच्चों से कराई बाल मजदूरी। बच्चों को पढ़ाने के बजाय कराया जा रहा काम। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे काम। बच्चों को पढ़ाने के बजाय कराया जा रहा काम। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे काम। कड़ा ब्लॉक के जहांगीराबाद के प्राथमिक विद्यालय का मामला। खबर कौशाम्बी से, स्कूल में बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी। बच्चों को पढ़ाने के बजाय कराया जा रहा काम। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे काम। कड़ा ब्लॉक के जहांगीराबाद प्राथमिक विद्यालय का मामला। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे हैं काम। प्राथमिक विद्यालय में बाल मजदूरी की बात सामने आ रही है। कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कराई जा रही है बाल मजदूरी। पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में टीचर बच्चों से करा रहे हैं काम।
खबर कौशाम्बी से, जहां पर लव जिहाद का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म। बेटी पैदा होने के बाद भी नहीं की शादी। युवती को मुंबई में छोड़कर आरोपी युवक हुआ फरार। दूसरी शादी की सूचना पर युवती पहुंची कौशाम्बी। 3 साल की बेटी के साथ दर दर भटक रही युवती। पीड़िता 2 महीने से काट रही पुलिस के चक्कर। आरोपी आफाक मोहब्बतपुर पैंसा इलाके का निवासी। खबर कौशाम्बी से, जहां पर लव जिहाद का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की से किया दुष्कर्म। बेटी पैदा होने के बाद भी नहीं की शादी। युवती को मुंबई में छोड़कर आरोपी युवक फरार। दूसरी शादी की सूचना पर युवती पहुंची कौशाम्बी। 3 साल की बेटी के साथ दर दर भटक रही युवती। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।